नमस्कार, हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण में पहुंचेंगे साइप्रस। रवाना होने से पहले पीएम ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साझेदार देशों का जताया आभार। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर हादसा, पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे के बाद की उच्च स्तरीय बैठक। अहमदाबाद विमान हादसे के 31 मृतकों का परिजनों के डीएनए के साथ हुआ मिलान। अब तक परिजनों को सौंपे गए 12 शव। मामले की एएआईबी ने जांच की तेज। यूपी पुलिस में आरक्षियों की भर्ती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 60,244 आरक्षी नागरिक पुलिस को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा कि योगी आदित्यनाथ ने आने के बाद यूपी पुलिस में सुधार की प्रक्रिया हुई शुरू। इजराइल पर ईरान के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत। हूथियों का दावा, ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर दागी कई बैलिस्टिक मिसाइलें। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी, कहा कि हम पर हुआ हमला तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर सबसे पहले साइप्रस गणराज्य पहुंचेंगे। 2 दशक से भी अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली साइप्रस यात्रा है। पीएम वहां राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोनाल्डिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहां से पीएम सोमवार को कनाडा जाएंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम की इस सम्मेलन की ये लगातार 6ठी भागीदारी होगी। पीएम G7 देशों सहित आमंत्रित देशों के नेताओं और वैश्विक संगठनों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो वहीं पीएम की कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी। पीएम यात्रा के तीसरे चरण में 18 जून को क्रोएशिया गणराज्य पहुंचेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां का ये पहला आधिकारिक दौरा होगा। पीएम अपने समकक्ष आंद्रेस प्लान्कोविक के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ने प्रस्थान पूर्व वक्तव्य में साइप्रस को भारत का करीबी मित्र और भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा यूरोपीय संघ में महत्वपूर्ण भागीदार बताया। पीएम ने कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाने और व्यापार, निवेश, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संबंधों के विस्तार और लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ाने का अवसर है। कनाडा दौरे को लेकर पीएम ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन प्रमुख वैश्विक मुद्दों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर विचारों के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करेगा। क्रोएशिया गणराज्य की यात्रा को लेकर पीएम ने वक्तव्य में कहा कि दोनों देशों में सदियों पुराने मजबूत सांस्कृतिक रिश्ते हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली क्रोएशिया यात्रा आपसी हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलेगी। पीएम ने कहा कि 3 देशों की यात्रा सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अटूट समर्थन के लिए साझेदार देशों का धन्यवाद करने और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने पर वैश्विक समझ को बढ़ावा देने का भी एक अवसर है। उत्तराखंड में केदारनाथ के गौरीकुंड कर्क की पहाड़ियों में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 7 लोगों की मौत हो गई है। आज सुबह 5:30 बजे गुप्त काशी स्थित आर्यन हेली एलिवेशन का हेलीकॉप्टर 6 यात्रियों को लेकर केदारनाथ से गुप्त काशी के लिए निकला था। गौरीकुंड से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर गौरी माई खर्क नामक स्थान पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। जिला पर्यटन अधिकारी रुद्रप्रयाग राहुल चौबे ने कहा कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। सभी शवों को बरामद कर लिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर में महाराष्ट्र के श्रद्धा राजकुमार जायसवाल और एक बच्चा काशी, गुजरात के राजकुमार सुरेश जायसवाल, उत्तराखंड के विक्रम, उत्तर प्रदेश की विनोद देवी और तुष्टि सिंह और पायलट कैप्टन राजवीर सिंह चौहान थे। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। चार धाम में अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। एहतियाती उपाय के तौर पर DGCA ने पहले ही चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर संचालन की अविकृति कम कर दी है। निगरानी बढ़ा दी गई है और आगे की कार्रवाई के लिए संचालन की समीक्षा की जा रही है। DGCA ने कहा है कि दुर्घटना की जांच AAIB द्वारा की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मुख्यमंत्री आवास से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल उच्च स्तरीय बैठक की। उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, UCADA CEO, गढ़वाल, कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आपात बैठक बुलाकर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हालात में DGCA के मानकों में कोई ढिलाई न बरती जाए। तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक लोग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है, तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। उत्तराखंड में हाल में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त SOP तैयार की जाए, जिसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूर्ण जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाए, जो हेली संचालन की सभी तकनीकी व सुरक्षा पहलुओं की गहन समीक्षा कर SOP तैयार करेगी। ये समिति एक सुनिश्चित करेगी कि हेली सेवाओं का संचालन पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और निर्धारित मानकों के अनुसार हो। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि राज्य में पूर्व में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति पूर्व में हुए हेली दुर्घटनाओं के साथ ही आज के हेली क्रैश की भी हर पहलू की गहनता से जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। ये समिति प्रत्येक घटना के कारणों की गहराई से जांच करेगी और दोषी व्यक्तियों या संस्थाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की संतुष्टि करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हेली सेवाओं का महत्व तीर्थयाटन, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं के लिए अत्यधिक है और इसीलिए इसमें सुरक्षा का सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 31 मृतकों के DNA सैंपल का मिलान हो चुका है और इनमें से कुल 12 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। इस हादसे के बाद राज्य सरकार द्वारा मृतकों की पहचान की प्रक्रिया चलाई जा रही है। राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विमान हादसे के बाद शहर के सिविल अस्पताल में परिजनों की सहायता के लिए व्यापक प्रबंधन किए गए हैं। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज़।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस। और इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना? जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 60,244 नव चयनित पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के हर जाति, समुदाय और जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले 60,000 से अधिक युवा भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का सक्रिय हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रही है। सभी 60,244 युवाओं को मनपूर्वक अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है, मगर कुछ साल जो रहे उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लद्दाख दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने लद्दाख में स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों द्वारा स्थानीय हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की एक प्रदर्शनी का दौरा किया। निर्मला सीतारमण ने पारंपरिक शिल्प और हथकरघा वस्त्र का प्रदर्शन करने वाले कारीगरों और स्थानीय उद्यमियों के साथ बातचीत की। निर्मला सीतारमण ने कारीगरों की उद्यमशीलता की भावना और रचनात्मकता की सराहना की और इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लद्दाख में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने पीएम मुद्रा योजना, PMEGP और JLG ऋण योजना जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 5.13 करोड़ रुपए की राशि के ऋणों के स्वीकृति पत्र लाभार्थियों को प्रदान किए। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के मसानी थाना क्षेत्र में एक इमारत ढह गई। राहत बचाव कार्य जारी है। जिला प्रशासन घटना स्थल पर मौजूद है। जिले के DM CP सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं कराई गई हैं। एम्बुलेंस मौके पर है।
एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके के लिए निकल गई हैं। बिल्डिंग कोलैप्स हुई है जहां हम लोग मौके पर मौजूद हैं। अस्पताल में सारी व्यवस्था कराई गई है। एम्बुलेंसेज हमारी यहाँ 7-8 खड़ी हुई हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी रास्ते में है। फायर ब्रिगेड के लोग और हमारे नगर निगम के लोग, जिला प्रशासन के लोग सब रेस्क्यू में लगे हुए हैं। ये टीले पे बनी हुई बिल्डिंग थी। क्या कारण रहा है, क्यों गिरा है? सुबेरे मौसम भी खराब था, पानी तो नहीं बरसा, काफी तेज आंधी चली है। उन सब कारणों में बाद में जाएंगे। पहले ये हमारा बचाव कार्य ज़्यादा जरूरी है और हम लोग इसको जितने भी लोग दबे हुए आशंका है उनको हम लोग ढूंढ रहे हैं और उनको बेहतर से बेहतर इलाज कराएंगे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वैश्विक पवन दिवस के मौके पर बेंगलुरु में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत की प्रमुख उपलब्धियों और ग्रामीण विकास तथा हरित रोजगार में पवन ऊर्जा की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के अन्य विकसित देशों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूती से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। India is going to become the manufacturing hub of the world, and we will be competing with many of our neighbors, including Vietnam, China, everything we are competing. So when we want to compete there, the basic thing what we need is power. तो इस power में हमको we need renewable energy also and conventional energy also, but we need to more renewable power. Today we are 110 gigawatt renewable energy in just 10 years. Like that, it was some 21-22 gigawatt of the wind power. Today we are 51 gigawatt. Because of the policies of the government, because of the encourage from the government, with the cooperation of the state and center, we have been able to achieve 51 gigawatt today. ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जारी हैं। हर साल आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जो कि इस बार 27 जून से शुरू होगी। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर यानी कि गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इन रथों को हजारों श्रद्धालु रस्सियों से खींचते हैं, जिसे बहुत पुण्यदायक माना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, समावेशिता और अध्यात्म का भी प्रतीक है। उत्तराखंड के देहरादून में आज रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य योग के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रन फॉर योगा मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। मैराथन में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। युवाओं को और हरियाणा के हर नागरिक को इस योग के साथ जोड़ करके फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने का ये संकल्प लिया था कि हमारा युवा फिट हो और वो नशों से दूर हो। जो इस योग दिवस की थीम भी है, वो थीम वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वस्थ, ये इसकी थीम है। और हमने इस थीम के अंदर हरियाणा में जोड़ करके योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा हम मिलकर के बनाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो ईरान और इजराइल ने तीसरी रात भी एक दूसरे के खिलाफ हमले किए हैं। इजरायली सेना ने बताया कि ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई हैं और साथ ही IDF ने तेहरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इजराइल की एम्बुलेंस सेवा ने कहा कि इन मिसाइल हमलों में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 140 अन्य लोग घायल हुए हैं।
इस बीच ईरान ने कहा कि तेहरान में शहरान तेल डिपो को इजरायली हमले में निशाना बनाया गया था। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने इजराइल के ऊर्जा ढांचे और लड़ाकू जेट ईंधन उत्पादन सुविधाओं को निशाना बनाया। इसमें तेल अवीव की हाइफा तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। ईरान के हमले में इजराइल में अब तक 10 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने भी ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने का दावा किया है। ईरान और इजराइल के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को दूतावास के साथ संपर्क में रहने की सलाह दी गई है और साथ ही एडवाइजरी में बिना जरूरी काम के एक जगह से दूसरी जगह जाने से बचने की भी सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ सहायता हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करने का भी सुझाव दिया गया है। तो वहीं ईरान में भारतीय मूल के लोगों को ज़रूरत को देखते हुए भारतीय दूतावास ने नया टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया है। कानपुर में चल रही 10वीं राष्ट्रीय बधिर जूनियर तथा सब जूनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप एवं 27वीं राष्ट्रीय बधिर सीनियर कुश्ती व कराटे चैंपियनशिप में डेफ खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कराटे की प्रतियोगिता में उड़ीसा की लामा, मध्य प्रदेश के विकास, तमिलनाडु के प्रयोगनाथ, गुजरात के केवन और हिमाचल प्रदेश के शिवराम ने स्वर्ण पदक जीता। तो वहीं कुश्ती में हरियाणा के प्रदीप, उत्तर प्रदेश के तनुज, आंध्र प्रदेश के विजय, राजस्थान के कृष्ण, हरियाणा के आजम, उत्तर प्रदेश के आयुष और हरियाणा के ही अमित ने अलग अलग वर्ग में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अनुमति दें। नमस्कार।